तो कंटिन्यू कर रहे हैं, मॉक टेस्ट नंबर 14 की बात करेंगे, मॉक टेस्ट नंबर 15 सॉरी। तो ये होगा पॉलिटी का सेक्शनल पेपर नंबर 4 होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। सो बात किसकी कर रहे हैं, पॉलिटी सेक्शन पेपर नंबर 4 की, और पूरे पेपर की एनालिसिस करेंगे, पेपर सॉल्व करेंगे। सो ये 2023 का प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है। सो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्डिंग द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बात किसी करनी है यहाँ पे, रिट जुरिस्डिक्शन की बात करनी है। किसकी बात करनी है, रिट जुरिस्डिक्शन की। ओके, रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट। ठीक है, द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज वाइडर देन द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट फॉर इंश्योरेंस ऑफ रिट अदर देन फंडामेंटल राइट। देखो, जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के रेस्पेक्ट में रिट जुरिस्डिक्शन निकाल सकता है, बट जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट के अलावा भी बहुत सारे उसके पास ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से वो रिट जुरिस्डिक्शन निकाल सकता है। इसीलिए जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो किसका ज़्यादा है, हाई कोर्ट का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकेंड है, रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है, जो रिट जुरिस्डिक्शन होता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 226। तो हमसे कट यहाँ पूछा है, कट क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू ओनली, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 2, विथ रेफरेंस टू लोक अदालत इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, it is restricted to handling cases that are currently pending in courts, not those that are in the pre-litigative stage। गलत है भाई, लोक अदालत जो है, जो केस पेंडिंग है उनको तो देखता ही देखता है, उसके साथ साथ वो केसेस को भी देखता है जो कि प्री-लिटिगेटिव स्टेज में है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये नॉट बोल रहा है, तो इट इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड इज इट कैन नॉट हैंडल क्रिमिनल केसेस। ये भी गलत है, बिकॉज इट कैन हैंडल क्रिमिनल केसेस विच आर कमेंडेबल और कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल मतलब सुलझाया जा सकता है उसको आपस में, उसको बोलते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस। सपोज किसी ने किसी को लड़ाई झगड़ा हो गया तो क्रिमिनल ऑफेंस है भाई, चोरी वोरी हो गया तो क्रिमिनल ऑफेंस है। तो हमने क्या किया, उसको बोला कि देखो यार आपस में सुलझा, जो चोरी किया पैसा उसको वापस कर दो, पूरा नहीं है तो आधा दे दो। सो इसको बोलते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस। बट ऐसा कोई किसी का मर्डर कर दे तो उसको नहीं बोल सकते आपस में सुलझा लो, ऐसे नहीं हो सकता। सो इट इज़ अ नॉट कंपाउंडेबल ऑफेंस। क्रिमिनल तो चोरी किया भी क्रिमिनल ऑफेंस है, बट मर्डर किया भी क्रिमिनल ऑफेंस है, बट दोनों में डिफरेंस है। चोरी किया हुआ एक कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंस है, बट मर्डर इज नॉट कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंस। तो ये क्या कर सकता है, लोक अदालत जो कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंस है उसको भी देख सकता है। सो सेकंड वाला गलत हो जाएगा, बिकॉज ये नहीं देख सकता बोल रहे हैं। थर्ड, द डिसीजन मेड बाय द लोक अदालत इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज एंड नो अपील अगेंस्ट सच एन अवार्ड लाइज बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। बिल्कुल सी है, बिकॉज अगर आप इसने कुछ वर्डिक्ट बोला उसको फिर से आप किसी कोर्ट में चैलेंज कर दो तो इसके होने या ना होने का फर्क ही क्या पड़ रहा है। बिकॉज लोक अदालत को हमने लाया इसलिए कि जो प्री-लिटिगेटिव स्टेज पे बहुत सारे केसेस जो है, बहुत सारे केसेस छोटे मोटे केसेस कोर्ट में जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें जो पेंडेंसी है वो बढ़ती आती है। उस पेंडेंसी कम करने के लिए इसको लाया गया है, और ये ऊपर से और ज़्यादा पेंडेंसी कर रहे हैं तो लाने का फ़ायदा ही क्या हुआ। सो इसीलिए जो लोक अदालत होते हैं इसकी जो वर्डिक्ट होती है वो फाइनल होती है, एंड बाइंडिंग ऑन ऑल दी पार्टीज एंड नो अपील अगेंस्ट एन अवार्ड लाइज बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो थर्ड वाला करेक्ट है। हमसे पूछा हाउ मेनी द स्टेटमेंट गिवन अब आवर करेक्ट। तो यहाँ पे ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 3 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, विच अमंग द फॉलोइंग आर ऑडिटेड बाय द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। CAG के द्वारा कौन सी चीज़ों को ऑडिट किया जाता है। ऑडिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑडिट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल फंड अंडर 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल बॉडीज एंड अथॉरिटीज सब्सटेंशियली फाइनेंस फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट रिवेन्यूज। देखो, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, इसको एक प्राइवेट ऑडिटिंग कंपनी ऑडिट करती है, नॉट बाय दी CAG। सो फर्स्ट वाला नहीं होगा। उसके अलावा जितने भी हैं जो ऑडिट ऑफ द ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, इसको CAG क्या करता है, ऑडिट करता है। एंड इट ऑल्सो ऑडिट दी लोकल बॉडीज ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नर, एंड डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल फंड को भी ऑडिट करता है अंडर द 6th शेड्यूल, एंड ऑल दी बॉडीज
एन अथॉरिटी सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय द सेंटर इन स्टेट रिवेन्यूज, उसको भी कौन करता है, ऑडिट सीएजी करता है। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 को छोड़ के सब 2, 3, 4, 5 आर दी करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 4 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लोकपाल। लोकपाल के बारे में हमको बताना है। फर्स्ट, द एक्सपेंस ऑफ लोकपाल आर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। ऑन सीजिंग टू होल्ड ऑफिस, चेयरमैन ऑफ लोकपाल इज रेस्ट्रिक्टेड टू कंटेस्टिंग इलेक्शन टू पंचायत फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। 5 ईयर देखते हैं इसको। लोकपाल हैज अ जुरिडिक्शन टू इंक्वायर इनटू एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल सही है यार। फोर्थ है 50% द मेंबर ऑफ द लोकपाल शुड बी फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस ओनली, गलत है भाई, यहाँ पे वुमेन भी होना चाहिए, यहाँ पे वुमेन भी होना चाहिए, सो दिस इज इनकरेक्ट। और जो सेकंड वाला है ऑन सीज टू होल्ड ऑफिस, चेयरमैन ऑफ द लोकपाल इज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन टू पंचायत फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, बिल्कुल सही है। टू ये क्यों बनाया गया, बिकॉज इंडिपेंडेंसी को इसको मेंटेन रखने के लिए इसको बनाया गया है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फोर्थ वाला गलत हो जाएगा यहाँ पे। ना क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स is correct regarding the collegium system for the appointment of judge in India recently seen in news. Collegium system is established on the basis of the provision in the Constitution of India, गलत है भाई, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ है। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट आर अपॉइंटेड थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम, गलत है। जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के उन्हीं को कॉलेजियम सिस्टम से अपॉइंट किया जाता है, जो सब ऑर्डिनेट के कोर्ट है उसको एग्जाम से किया जाता है, सो दिस इज इनकरेक्ट। और गवर्नर करती है उनको, कौन करता है, गवर्नर करता है, एडवाइस ऑफ द हाई कोर्ट। सो थर्ड, रिकमेंडेशन ऑफ कॉलेजियम कैन बी रिटर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिकंसिडरेशन, बिल्कुल सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो रिकंसिडरेशन के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब प्रेसिडेंट जो है उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकती है, तो ये सही हो जाएगा। हमारे पास ये सही पूछा है हमसे, तो आंसर हो जाएगा ये। इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास्ड बाय नॉट लेस देन 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रेजेंट वोटिंग इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्या पूछा, कॉलेजियम सिस्टम भाई रिप्लेस करने के लिए, समझ नहीं रहो बात को, कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए अपने को ये इंडिपेंडेंस, बार बार जुडिशियरी क्या बोलती है भाई, इट इज़ द वायलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस। ओके, सो ये जुडिशनल इट इज़ द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, ऐसा कौन बोलता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। आप इसको आप यहाँ पे जैसे बार बार गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि एनजेक्ट जो निकाली है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी है ना, वो उसको बोलती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यू आर वायलेटिंग दी independence or you are violating the independence of judiciary which is part of basic structure, so it is incorrect, it cannot be replaced. Okay, so answer क्या हो जाएगा 3, C हो जाएगा आंसर इसका। Now question number 6 है which of the following are the power and function of the Chief Justice of India। Chief Justice of India का power and function के बारे में बताना है। फर्स्ट, allocation of cases to different benches of the Supreme Court, बिल्कुल सही है। सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ओथ ऑफ ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर चीफ जस्टिस, बिल्कुल सही है। डिस्चार्जिंग द रोल ऑफ प्रेसिडेंट व्हेन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट, गलत है भाई। ये जो चीफ जस्टिस होगा वो प्रेसिडेंट का काम तो करेगा, लेकिन कब, जब प्रेसिडेंट प्लस वाइस प्रेसिडेंट दोनों का सीट वेकेंट हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज प्रेसिडेंट अगर नहीं है तो उसका काम कौन करेगा, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेगा तब जाके चीफ जस्टिस काम करेगा। सो ये बोला सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं रहेगा तो काम करेगा, तो क्लियरली नहीं बोला है, मतलब क्लियरली नहीं बोला तो ये गलत हो जाएगा। फोर्थ, असिस्टिंग द प्रेसिडेंट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, बिल्कुल सी इसका फंक्शन है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट बिकॉज हमसे करेक्ट पूछा है। ना क्वेश्चन नंबर 7 है विथ रेफरेंस टू द पावर ऑफ द हाई कोर्ट, with reference to the power of the high court, consider the following statements: that sentence issued by a session court has to be confirmed by the high court before its execution, बिल्कुल सही है। बिकॉज जो डेथ है ना वो थोड़ा इंपॉर्टेंट मैटर होता है, इसीलिए इसको क्या करना पड़ता है, कन्फर्म करना पड़ता है हाई कोर्ट के द्वारा। सेकंड है हाई कोर्ट कैन एक्सरसाइज बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सुपरिटेंडेंस ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट, बिल्कुल सही है। द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट कैन नॉट बी चैलेंज्ड बाय एनी लोअर कोर्ट, ये भी सही है। ओके, सो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या जाएगा तीनों। क्वेश्चन नंबर 8 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो ये हमको पता होना चाहिए 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने क्या किया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ऐड किया 338B।
सो रिवर्ट एंड सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया। फर्स्ट है द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स ऑफ द कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। बिल्कुल सही है। वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील का मतलब क्या है, प्रेसिडेंट अपने सामने उनको क्या करती है, अपॉइंट करती है। प्रेसिडेंट किसी को नहीं बोलता कि देखो भाई तुम आके इसको अपॉइंट कर दो। सो अपने हाथों में हैंड और सील रख के अपने सामने उसको खड़ा करके उसको अपॉइंट करना पड़ता है। दूसरे को बोल नहीं सकता कि तुम उसको अपॉइंट कर दो। सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड, it can evaluate the process of development of socially and educationally backward classes under the center but not under the state। भाई बैकवर्ड क्लासेस तो सेंटर और स्टेट दोनों में होता है, तो इसका फायदा है क्या, अगर ये सेंटर को कर रहा है स्टेट को नहीं कर पा रहा है। सो सेकंड इज इनकरेक्ट। तो हमसे इनकट पूछा, इनकट क्या जाएगा, B2 ओनली। ना क्वेश्चन नंबर 9 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, बॉम्बे हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करनी है तो बॉम्बे हाई कोर्ट में दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, महाराष्ट्र एंड गोवा आते हैं क्या, बिल्कुल सही है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर असम आता है, नागालैंड आता है, मणिपुर नहीं आता है बिकॉज मणिपुर का अपना खुद का हाई कोर्ट है। यहाँ पे मिजोरम आता है। सेकंड इज इनकरेक्ट। केरला हाई कोर्ट, केरला, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार, नो। अंडमान एंड निकोबार जो होता है वो कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर आते हैं, केरला हाई कोर्ट के अंदर नहीं आते। सो दिस इज इनकरेक्ट। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर क्या ज़्यादा लद्दाख आता है, बिल्कुल सही है। जम्मू एंड कश्मीर आता है, बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, करेक्टली मैच पूछा, तो 2 पेयर करेक्टली मैच है, दैट इज आंसर 1 and 4 इज करेक्टली मैच। ना क्वेश्चन नंबर 10 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कैन बी सेट अप इन द सुप्रीम कोर्ट इफ अ केस इन्वॉल्व अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसीलिए तो बनाया जाता है मेनली। 2 जज बेंच एंड 3 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर कन्फ्लिक्टिंग वर्डिक्ट, बिल्कुल सही है। तभी क्या करेंगे, सेम इशू में अगर कन्फ्लिक्टिंग वर्डिंग 2 या फिर 2 से ज़्यादा जज कर रहे हैं, 2 या 3 जज, तो इसके लिए क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाता है। व्हेन प्रेसिडेंट सिक्स द सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन ऑन अ लॉ और फैक्ट, ये भी सही है। एन अपील फ्रॉम अ लोअर कोर्ट इन विच अ सेंटेंस ऑफ डेथ और ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ हैज़ बिन पास। देखो लाइफ और डेथ के बारे में ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाए। सो 4th इज इनकरेक्ट। 4th यहाँ पे है, 4th यहाँ पे है और सेकंड तो होगा ही होगा। तो आंसर क्या जाएगा, बी। करेक्ट हमसे पूछा है तो आंसर जाएगा बी। नाउ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। देखो कितना इंपॉर्टेंट है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड NCBC बैकवर्ड कास्ट, ये बहुत जरूरी है, इसीलिए बार बार क्वेश्चन आया। अभी क्वेश्चन इसका पढ़ा था NCBC का और अभी क्वेश्चन NCSC का आ गया, ठीक है। सो हमसे क्वेश्चन ने पूछा है, पहला स्टेटमेंट है द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द कमीशन फॉर ऑल मेजर पॉलिसी मैटर्स रिजल्टिंग अफेक्टिंग शेड्यूल कास्ट, बिल्कुल सही है। द मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इज द चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन, नहीं है। इसका चेयरपर्सन को प्रेसिडेंट खुद अपने अपॉइंट करता है। सो सेकंड इज इनकरेक्ट। द कमीशन वाइल एक्सरसाइजिंग द पावर एज अ सिविल कोर्ट कैन डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू ग्रांट ट्रांसफर टू अ इंडिविजुअल एट अ पर्टिकुलर प्लेस, नहीं। जब ये सिविल कोर्ट का फंक्शन करता है तो ये कोई ट्रांसफ़र नहीं कर सकता इधर से उधर। हमसे कैट पूछा है, कैट की जगह A1 ओनली। विद रेफरेंस टू द एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एडवाइजरी जुडिशन जो सुप्रीम कोर्ट आता है वो आर्टिकल 143 के अंदर आता है। द प्रेसिडेंट कैन सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी मैटर विच इन्वॉल्व अ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है प्रेसिडेंट। द ओपिनियन टेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, नो इट इज जस्ट एडवाइजरी। तो एडवाइजरी है तो बाइंडिंग कैसे होगा, सेकंड इज इनकरेक्ट। हमसे कैट पूछा है, कैट क्या जाएगा यहाँ पे 2 ओनली बी। हु अमंग द फॉलोइंग आर एंटाइटल्ड टू फ्री लीगल सर्विस अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट ऑफ 1987। वुमेन एंजॉयड इन हाई पेइंग जॉब्स, देखो आपको हाई पेइंग जॉब्स लेकर आपको कंफ्यूज किया जा रहा है बिकॉज जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 का है इसमें ये बोला गया है कि वुमेन को, सारे वुमेन्स को क्या दिया जाएगा, फ्री लीगल एड दिया जाएगा इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। सो फर्स्ट इज इनका मतलब फर्स्ट में तो वुमेन तो होंगे ही होंगे। मेंबर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स, यस, इनको भी फ्री लीगल एड दिया जाएगा। विक्टिम्स ऑफ एथनिक वायलेंस, यस, इनको भी दिया जाएगा। विक्टिम्स ऑफ बेगार एज रिफर्ड टू इन आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनको भी दिया जाएगा। इंडस्ट्रियल वर्कमैन, यस। डिसेबल पर्सन, यस। तो करेक्ट यहाँ पे क्या जाएगा 1 2 3 4 5 6 ऑल। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट टाइप ऑफ ऑडिट आर परफॉर्म बाय द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। CAG बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। कंप्लायंस एडिट करता है, बिल्कुल सही है। फाइनेंशियल अटेस्ट एडिट करता है, बिल्कुल सही है। एंड परफॉर्मेंस एडिट करता है, ये भी सही है।
हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या जाएगा यहाँ पे डी 1, 2 and 3। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इन सुप्रीम कोर्ट। एडवोकेट एंड रिकॉर्ड के बारे में बताना है अपने को। दे आर एडवोकेट डेजिग्नेटेड एज अ सीनियर एडवोकेट बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड एनी हाई कोर्ट। ऑल एडवोकेट whose name are enrolled in any state bar council maintained under the Advocate Act of 1961. They are the chief legal advisor and primary lawyers for the Indian government in the Supreme Court. They are advocate registered with the Supreme Court and passed the exam conducted by the Supreme Court। बिल्कुल सही है। जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एडवोकेट होते हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आर दोज एडवोकेट्स हु आर रजिस्टर्ड विद द सुप्रीम कोर्ट, हु आर रजिस्टर्ड विद द सुप्रीम कोर्ट। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एग्जाम को पास किया है। कौन से एग्जाम को? जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कंडक्ट किया है। किसके लिए? एडवोकेट एंड रिकॉर्ड बनने के लिए। सो द आंसर इज व्हाट? आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कोर्ट्स इन इंडिया। द प्रेसिडेंट बाय नोटिफिकेशन कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नो भाई, ये पार्लियामेंट इसको इंक्रीज कर सकता है, प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है। इट इज द पार्लियामेंट विच इंक्रीज द नंबर ऑफ जज। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकेंड, the Chief Justice of a High Court resigns from his office by writing to the Chief Justice of the Supreme Court। नो, ये किसको राइटिंग में रिजाइन करते हैं? गवर्नर को देते हैं हमने राइटिंग रिजाइन करने के लिए। सो थर्ड, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नो, इनके रिमूव करने का एक ही कारण हो सकता है प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। सो थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हमसे पूछा कितने इनकरेक्ट हैं, यहाँ पे सबके सब इनकरेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ना क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स आर द कंपोनेंट ऑफ दिशा स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। जो दिशा स्कीम है उसके बारे में हमको बताना है कि इसे कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो टेली लॉ आता है क्या दिशा के अंदर? बिल्कुल सही है। न्याय बंधु आता है क्या यार? इसके अंदर बिल्कुल सही है। लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस आता है क्या? बिल्कुल सही है। देखो, दिशा स्कीम जो है वो एक जो कि जुडिशरी से रिलेटेड है। दिशा स्कीम किसके रिलेटेड है? जुडिशरी से रिलेटेड है। तो जुडिशरी वाली चीज़ें इसके अंदर आएगी। तो टेली लॉ जुडिशरी से रिलेटेड है। न्याय बंधु, न्याय मतलब जुडिशरी से रिलेटेड है। लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस जुडिशरी से रिलेटेड है, तो ये होगा। बट नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ना, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो इसके अंदर नहीं आएगा ये। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या जाएगा यहाँ पे? ए 1, 2, 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइम्स आर इन्वेस्टिगेटेड बाय द सीबीआई। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किस किस को, कौन कौन से क्राइम्स को ये इन्वेस्टिगेट करती है? बैंक फ्रॉड एंड साइबर क्राइम्स, सर्कुलेशन ऑफ फेक इंडियन करेंसी नोट्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अंडर इंडियन पीनल कोड, इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988। तो बैंक फ्रॉड एंड साइबर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करती है सीबीआई, बिल्कुल सही है। सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी इंडियन करेंसी को क्या ये सीबीआई क्या करती है? क्या ये इसको इन्वेस्टिगेट करती है? बिल्कुल सही है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अंडर इंडियन पीनल कोड, बिल्कुल सही है, इनको भी इन्वेस्टिगेट करती है। एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एट पीसीए के अंदर भी इन्वेस्टिगेट करती है। तो करेक्ट हमसे हो जाएगा, इन्वेस्टिगेट करने का जो काम है सीबीआई का वो सारे के सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसिडर द फॉलोइंग border dispute between states, river water disputes between states, matter under the consideration of Finance Commission, election petition filed against the election to Lok Sabha. How many of the matters given above fall under the original jurisdiction? Original मतलब डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो इन मैटर्स पे, ठीक है। सो ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 131, और ओरिजिनल जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 131। तो बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट बिल्कुल सही है। इसके लिए आप कह सकते हो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। इलेक्शन पिटीशन के लिए क्या करना है? इलेक्शन पिटीशन के लिए हम लोग को जिस रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट में जाना है, जिस स्टेट में डिफरेंट वो हो रहा है इलेक्शन पिटीशन, मतलब उसमें चुनाव में ठीक से काउंटिंग नहीं हो रही, उसके उस हाई कोर्ट में जाना है, ठीक है। एंड मैटर अंडर द कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, ये जो सेकंड वाला थर्ड वाला है वो दोनों भी गलत हैं, बिकॉज जो रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स है ये किसके अंदर आते हैं? वो आपस में मिलकर सुलझाते हैं इसको, है ना, ट्रिब्यूनल बना के आपस में। ये सुप्रीम कोर्ट पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं है, आपकी सुप्रीम कोर्ट पास नहीं जा सकते। मैटर्स अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, नहीं, फाइनेंस कमीशन के लिए भी आप सुप्रीम कोर्ट पास नहीं जा सकते डायरेक्टली। सो यहाँ पे पहला ही हो जाएगा जो कि एक ही सही है, जो कि डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो बॉर्डर डिस्प्यूट के केसेस के मैटर में।
Now question number 20 है with reference to the subordinate courts in the India, consider the following statements. The district judge is the highest judicial authority in the district with original and appellate jurisdiction in both civil and criminal matters. तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास हम जा सकते हैं सिविल मैटर्स के लिए, क्रिमिनल मैटर्स के पास सेशन जज के पास जाना पड़ता है. सो दिस इज इनकरेक्ट. द अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इज अ स्टेट इन अ स्टेट आर मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट इन कंसल्टेशन टू सीनियर मोस्ट जज. नो, इट इज बाय द गवर्नर. अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर विद द एडवाइस ऑफ द हाई कोर्ट. सो यहाँ पे करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट कोई सा भी नहीं, नाइदर वन नॉट टू इज करेक्ट, डी हो जाएगा. ओके, सो सॉरी, इस क्वेश्चन में गलती है बिकॉज यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वही सेशन जज का काम करता है, वही सेशन जज का काम करता है. डिस्ट्रिक्ट जज जब वो सिविल मैटर को, तो अपने पास वही आदमी क्या काम करता है? वही डिस्ट्रिक्ट जैसा काम करता है, वही हमारे पास सेशन जैसा काम करता है. तो यहाँ पे वही आदमी दोनों काम कर रहा है, तो हमने बोला कि बिल्कुल सही है, इसके पास ओरिजिनल एंड अपरेंट जुरिसडिक्शन है डिस्ट्रिक्ट जज के पास. तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा. हमसे करेक्ट पूछा है, सही स्टेटमेंट हो जाएगा ए, वन ओनली. क्वेश्चन नंबर 621 है विथ रेफरेंस टू फैमिली कोर्ट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, आर्टिकल 233 टू आर्टिकल 277 इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक प्रोविजंस टू रेगुलेट फैमिली कोर्ट. नहीं भाई, फैमिली कोर्ट के लिए फैमिली कोर्ट एक्ट आया था, उससे स्पेशल यहाँ पे बात करते हैं. जो 233 से 237 तक है, ये किसकी बात करता है? ये सब ऑर्डिनेट कोर्ट की बात करता है, which are constitutional provisions. First is incorrect. The state government are obligated to establish a family court in any city or town with a population more than 1 million. बिल्कुल सही है. जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो फैमिली कोर्ट बनाए. कहाँ पे? उन शहरों में जिसकी पॉपुलेशन, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा होगी. तो सेकेंड इज करेक्ट. हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी, टू ओनली. क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग दी एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट आता है वो आर्टिकल 143 के अंडर आता है. सो उसके बारे में हमको बताना है. द ओपिनियन रेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट. इट इज़ नॉट बाइंडिंग, बिल्कुल सही है, बट वो जनरली उसको फॉलो करते हैं. इट इज़ मैंडेटरी फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू गिव ओपिनियन इन ऑल केसेस, नॉट ऑल केसेस. ये वो मैटर पे अपना ओपिनियन देता है जिसमें पब्लिक इंपॉर्टेंस होता है, बाकी ये चाहे तो दे, ना तो ना दे. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सॉरी, ऑल केसेस बोल रहा है ना, इट इज सॉरी नॉट मैंडेटरी बोल रहा है, बिल्कुल सही है. इट इज़ नॉट मैंडेटरी, सो दिस इज करेक्ट. हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट होगा बोथ 1 and 2. क्वेश्चन 23 है पिटिशन एंड डेफिनेशन. मर्सी पिटिशन क्या होता है? इट इज़ अ पिटिशन फाइल्ड बाय अ कन्विक्ट टू हैव कैपिटल पनिशमेंट कन्वर्टेड इनटू लेसर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट. बिल्कुल सही है, इसको मर्सी पिटिशन बोलते हैं. रुक जाओ, इट इज़ नॉट मर्सी पिटिशन, रुक जाओ देखते हैं. रिव्यू पिटिशन, इट इज़ अ पिटिशन फाइल्ड एज अ लास्ट रिजॉर्ट अगेंस्ट द फाइनल कन्विक्शन इन ऑर्डर टू अवॉइड अ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस एंड अब्यूज ऑफ पावर. रिव्यू पिटिशन. And curative petition, it is a petition filed with the Supreme Court to reconsider a judgment that has been already been pronounced. तो इसको बोलते हैं रिव्यू पिटिशन. ठीक है ना, कि एक जो जजमेंट फिर से हो चुकी है, जो जजमेंट आ चुकी है उसको फिर से देखने को क्या बोलते हैं? रिव्यू. फिर से रिव्यू करो, उसको बोलते हैं रिव्यू पिटिशन. और जो क्यूरेटिव पिटिशन होता है वो क्या होता है? इट इज़ अ पिटिशन फाइल्ड एज अ लास्ट रिजॉर्ट अगेंस्ट अ फाइनल कन्विक्शन इन ऑर्डर टू अवॉइड अ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस एंड अब्यूज ऑफ पावर. इसको बोलते हैं क्यूरेटिव पिटिशन. करेक्टली मैच है फर्स्ट वाला, बिकॉज मर्सी पिटिशन में क्या होता है, हम लोग राइट करते हैं कि इसको प्रेसिडेंट को, ठीक है ना, टू फाइल्ड, ओके, इट इज़ फाइल्ड बाय अ कन्विक्ट टू हैव अ कैपिटल पनिशमेंट कन्वर्टेड इनटू अ लेसर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट. बिल्कुल सही है. तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट यहाँ पे एक ही पे हो जाएगा, फर्स्ट वाला. क्वेश्चन नंबर 24 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC के बारे में बात करनी है. So first is the Constitution of India has provided discretion to the President of India to decide the strength of the Commission. State Public Service Commission की जो strength है ना, वो कौन डिसाइड करता है? Constitution प्रेसिडेंट डिसाइड करता है क्या? फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड टू डिस्क्रिशन टू द गवर्नर. ठीक है ना, गवर्नर के डिस्क्रिशन में डिसाइड होता है स्ट्रेंथ ऑफ द कमीशन. कौन सा कमीशन? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. Second is the governor has the authority to extend additional function to the commission.
भाई एडिशनल फंक्शन देना है इस कमीशन को, तो किसके पास पावर है? ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। सॉरी, नॉट प्रेसिडेंट, इट इज़ द पावर विद द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो जो एडिशनल फंक्शन दे सकते हैं किसको? इस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को। सो दिस इज इनकरेक्ट। द गवर्नर कैन सस्पेंड द मेंबर ऑफ द कमीशन इन रेस्पेक्ट ऑफ हुम अ रेफरेंस हैज बीन मेड टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर रिमूवल। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला, दैट इज ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। 25 नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू परमानेंट लोक अदालत कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द परमानेंट लोक अदालत हैज जुरिस्डिक्शन ओवर प्री लिटिगेशन मैटर्स अप टू ₹1 करोड़। बिल्कुल सही है, परमानेंट लोक अदालत 1 लाख तक की जो प्री लिटिगेटिव मैटर्स होते हैं, पैसे के मामले में जो झगड़े होते हैं, उसको ये सुलझा सकता है। सेकंड, इट प्रोवाइड्स फॉर एजुडिकेशन ऑफ केसेस रिलेटिंग टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विस लाइक सैनिटेशन, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल सही है। अनलाइक लोक अदालत, द परमानेंट लोक अदालत इज रिकंसिलिएटरी एज वेल एज एडजुडिकेटिंग। बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है कि जो पहले लोक अदालत होते थे वो कंसिलिएटरी तो होते थे बट एजुकेटिंग नहीं होते थे, है ना। रिकंसिलिएटरी तो होते थे, मतलब जो आदमी सुलझा रहे हैं, जो झगड़े होते तो आदमी को बोल सकते कि हाँ आप अपने हिसाब सुलझा लो, आप इसके हिसाब सुलझा लो, बट वो उसको एडजुडिकेट नहीं कर सकते थे। मतलब वो आपस में बोलते थे कि तुम आपस में सुलझा लो, बट वो नहीं बोलते कि हाँ तुम सही हो तुम गलत हो, वो कभी ऐसे नहीं बोलते थे लोक अदालत। बट परमानेंट लोक अदालत बोल सकता है कि आपस में सुलझा लो, रिकंसिलेटरी, बट यही बोल सकते हैं हाँ तू सही है तू गलत है। सो इसीलिए इट इज़ एन एडजुडिकेटिंग बॉडी एज वेल एज रिकंसिलेटरी बॉडी। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी, ऑल दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है, विद रेफरेंस टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया recently seen in the news, consider the following statement. Selection of the Chief Justice of India is usually based on the seniority among the judges of the Supreme Court. बिल्कुल सही है। The outgoing Chief Justice tender his or her recommendation to the Union Law Minister and the Law and Justice for appointment of the next Chief Justice. बिल्कुल सही है, ये यूनियन लॉ मिनिस्टर को अपना रिकमेंडेशन देता है और उस रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट क्या करता है? काम करता है। The Chief Justice Chief Justice take an oath to preserve, protect and defend the Constitution of India. No, Chief Justice जो होता है, it takes the oath to maintain the sovereignty and integrity of India and means to ensure or to uphold the sovereignty and integrity of India and to be to bear true faith in the to bear true faith and allegiance to the Constitution of India। इसके बारे में ये बात करता है। नॉट टू, ये प्रेसिडेंट बोलता है कि मैं प्रोटेक्ट करूंगा, प्रिवेंट करूंगा, है ना, प्रोटेक्ट और प्रिजर्व एंड डिफेंड करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन को, नॉट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो इट इज़ द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या है यहाँ पे? 1 और 2 करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, विद रेस्पेक्ट टू द कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG के बारे में बताना है इंडिया के। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ही और सी इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। बिल्कुल सही है। CAG हैज जुडिशियल पावर फॉर प्रोसिक्यूटिंग दोज हु वायलेट लॉ वाइल डीलिंग विद ऑडिट्स एंड अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ओन कंपनीज। बिल्कुल सही है। द सर्टिफिकेट ऑफ CAG ऑन नेट प्रोसीड्स ऑफ एनी टैक्स ऑन ड्यूटी इज फाइनल। ये भी सही है। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर सॉरी यहाँ पे ये क्वेश्चन में ना ये सही है, बट जो सेकंड वाला स्टेटमेंट वो गलत है, बिकॉज CAG के पास कोई जुडिशियल पावर नहीं होता है। CAG के पास कोई जुडिशियल पावर नहीं होता है, तो करेक्ट हो जाएगा ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 28 नंबर क्वेश्चन है, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू हियर द मैटर्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल फॉल अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, कौन सी जुडिशन के अंदर आता है? देखो क्या बोल रही, पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू हियर द मैटर्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल फॉल अंडर दी। ठीक है, तो ये अपेलेंट जुडिशन के अंदर आता है। अपेलेंट मतलब आप हाई कोर्ट और ट्राइब्यूनल में गए, वहाँ से आप अपील करते हो। तो बहुत लोग सुने होंगे हम अपील करेंगे, ऊपर जाएंगे, हम ऊपर कोर्ट में अपील करेंगे। अपील करना मतलब अपीलेंट कोर्ट। हम लोग जो लोअर कोर्ट की बात को हम सहमत नहीं है, हम उसकी बात को सहमत नहीं, हम हमारा न्याय नहीं मिल पाया, हम ऊपर जाएंगे, तो इसको बोलते हैं अपेलेंट जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 29 नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू ग्राम न्यायालयास। दो चीज़ के बीच कंफ्यूज नहीं होना, लोक अदालत के बीच में और ग्राम न्यायालयास के बीच में। तो यहाँ पे ग्राम न्यायालयास की बात की गई है। रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ग्राम न्यायालयास आर मोबाइल कोर्ट एक्सरसाइज द पावर ऑफ बोथ क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट।
बिल्कुल सही है। ये ग्राम न्यायालय जो है क्रिमिनल और सिविल कोड दोनों काम करते हैं, और जो लोक अदालत हैं वो भी क्रिमिनल और सिविल कोड का दोनों काम करते हैं, सिविल कोड का प्लस क्रिमिनल कोड जो कि कंपाउंडेबल होते हैं उनका, क्रिमिनल केसेस जो कि कंपाउंडेबल होते हैं उनका। सेकेंड है द स्टेट गवर्नमेंट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लाइजिंग ग्राम न्यायालय इन कंसल्टेशन विद द रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट। बिल्कुल सही है। नॉन जुडिशियल मेंबर्स कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, न्यायाधिकारी ऑफ द ग्राम न्यायालय। गलत है भाई, क्योंकि नॉन जुडिशियल ऑफ मेंबर्स को हम कैसे चेयरमैन रख देंगे भाई, ये हाई कोर्ट के, सॉरी कोई हाई कोर्ट नहीं, ये जुडिशियल मेंबर्स ही होने चाहिए, जुडिशियल मेंबर्स ही होने चाहिए, हम नॉन जुडिशियल मेंबर को हम चेयरमैन नहीं बना सकते। थर्ड है ग्राम न्यायालय आर गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। बिल्कुल सही है। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या जाएगा यहाँ पे 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है विथ रेफरेंस टू द नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड NJDG in India recently seen in the news, consider the following statement. It is a platform under the aegis of the E-Committee of the Supreme Court of India. It contains data related to orders, judgments and case information data of High Court and Supreme Court only. भाई जो नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड है ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डाटा ऑफ हाई कोर्ट, नॉट सुप्रीम कोर्ट। अभी तक जो जनवरी, अभी जो फरवरी आ गया 2023 तक, अभी तक ना ये सुप्रीम कोर्ट डाटा कलेक्ट नहीं करता। ये इन्फॉर्मेशन हाई कोर्ट कलेक्ट करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कलेक्ट करता है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट का कलेक्ट करता है, बट अभी तक सुप्रीम कोर्ट डाटा कलेक्ट नहीं करता। NJDG, सो थर्ड इज इनकरेक्ट। NJDG provides the consolidated, okay, NJDG provides the consolidated figure of pendency of cases in judiciary। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। It is first is correct because it is a platform under the aegis of the committee of the Supreme Court of India। करेक्ट हमारे पास हो जाएगा 1 and 3, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू दी विद रेफरेंस टू दी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CBI की बात करनी है फिर से। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, नो इट इज़ अ एग्जीक्यूटिव बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी इसलिए नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय अ लॉ, क्योंकि इसका जो पावर है ये कहाँ से डिराइव करता है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो कि 1946 में आया था, वहाँ से ये पावर डिराइव करता है। इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इसका कोई नियम नहीं है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। The Supreme Court can order the CBI to investigate a crime anywhere in the country without the consent of the state। बिल्कुल सही है। अगर CBI खुद से जाके कहीं पे किसी को किसी स्टेट में जाके कहाँ के जो केसेस प्रूव करना चाहे तो वहाँ की परमिशन जरूरत पड़ती है, बट जो सुप्रीम कोर्ट बोले तो नहीं पड़ती। एज इंटरपोल ऑफ इंडिया CBI एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑफ इंडिया एंड अदर कंट्रीज। बिल्कुल सही है। CBI इज द नोडल एजेंसी इन एक्सट्रेडिशन ऑफ फ्यूगेटिव्स। नो, जो एक्सट्रीडिएशन ऑफ फ्यूगेटिव्स का मतलब है जो भगौड़े हैं, जो भाग गए हैं कहीं और देश से और हमारे देश में आगे घुस गए हैं, उनको खोजने में मदद कौन करता है? CBI। गलत है भाई, इसमें जो मदद करते हैं वो CBI नहीं है, इट इज होम मिनिस्ट्री। ओके, होम मिनिस्ट्री। फोर्थ इज इनकरेक्ट। हमसे कैटली मैच पूछा है, कैटली जाएगा ओनली 2 स्टेटमेंट्स। थर्ड नंबर क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ मोशन टू रिमूव अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, बिल्कुल सही है। अ मोशन टू रिमूव अ जज ऑफ द लोकसभा सुप्रीम कोर्ट इफ एडमिटेड विल लैप्स ऑन रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा। नो, इट विल नॉट लैप्स, इट विल नॉट लैप्स। तो इस तरह से ये फैक्ट है जो कि एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। सो इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। तो करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा हमारे पास 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर द एक्सक्लूसिव पावर्स available to the Supreme Court of India। The Supreme Court can allow special leave petition on any matter before any court or tribunal। बिल्कुल सही है। Supreme Court can withdraw cases pending before the High Court and decide them on its own। बिल्कुल सही है। Only the Supreme Court can declare a law passed by the central government as unconstitutional। No, High Court भी कर सकता है। तीसरा गलत हो जाएगा और पहला भी गलत है। इट इज़ सुप्रीम कोर्ट, देखो तीसरा तो गलत होगा ही होगा, तीसरा गलत हो गया तो पहला क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, तो पहला भी गलत होना। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट कैन ऑलो स्पेशल लीव पिटिशन ऑन एनी मैटर फॉर एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, नॉट एनी मैटर। एक्सट्रीम वर्ड हो गया। बिकॉज स्पेशल लीव पिटिशन जो है कोर्ट मार्शल के खिलाफ अवेलेबल नहीं है, सो इसीलिए गलत हो जाएगा फर्स्ट वाला। 34th है विथ रेफरेंस टू द ट्रांसफर ऑफ जज टू द हाई कोर्ट। ट्रांसफर जज टू
ट्रांसफर ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफर द जज ऑफ द हाई कोर्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद द कॉलेजियम। ये होगा जाएगा बिकॉज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करता है, बोल रहा है नहीं भाई, प्रेसिडेंट ट्रांसफर करता है हाई कोर्ट के जजेस को। कैसे? कंसल्टेशन करेगा चीफ जस्टिस ऑफ दी दैट हाई कोर्ट, सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये कंसल्ट करके क्या करेगा, प्रेसिडेंट क्या करेगा, हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर कर सकता है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। आर्टिकल 222 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस, बिल्कुल सही है। जो आर्टिकल 22 है 222 किसके बारे में बात करता है, ट्रांसफर जजेस की बात करता है, तो ये सही हो जाएगा। इनकट हमसे पूछा है, इनकट हो जाएगा 2 ओनली बी। 35 है विथ रेफरेंस टू लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इन इंडिया, विथ रेफरेंस टू लीगल सर्विस अथॉरिटी इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। These are constitutional bodies that fulfill the obligation of Indian state under Article 39A of the Constitution, बिल्कुल सही है। The National Legal Service Authority is headed by the Chief Justice of the Supreme Court of India, बिल्कुल सही है। They provide free legal aid to the needy people of all the courts of the country, ये भी सही है। तो जल्दी जल्दी में गलती हो गया भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोल रहा है ना, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट एक लॉ से बने हैं भाई, तो दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, दे आर स्टैट्यूटरी बॉडी। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन 36 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू with respect to ad hoc judge of the Supreme Court of India recently in news. An ad hoc judge are appointed by the president with the prior consent of the Chief Justice of India, बिल्कुल सही है। A distinguished jurist can be appointed एज अ एड हॉक जज सुप्रीम कोर्ट, ये गलत है। और इस क्वेश्चन में ना पहला वाला भी गलत है, बिकॉज एड हॉक जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता है, एड हॉक जजेस को सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई अपॉइंट करते हैं, है ना। विद द प्रायर कंसर्न चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे हैं, नो, विद द प्रायर कंसर्न सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न, बिकॉज एड हॉक जजेस जो होते हैं वो कहाँ के जजेस होते हैं, वो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, तो उनको अपॉइंट किया जाता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना। किसके परमिशन से, उन जो जिस स्टेट के जो चीफ जस्टिस हैं वहाँ के परमिशन लेके। उल्टा बोल दिया भाई, इस एड हॉक जज को कौन अपॉइंट करते हैं, एड हॉक जज को अपॉइंट करते हैं सीजीआई विद द प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, कंसेंट चाहिए किसका, प्रेसिडेंट का। अपॉइंट कौन करता है, सीजीआई। ओके, अब सही हुआ। तो दोनों गलत है, यहाँ पे करेक्ट हमसे पूछा है अनदर वन नॉट टू, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प टू इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर चार्ज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूट फंड ऑफ इंडिया, बिल्कुल से इंडिपेंडेंस की बात करता है। द कंडक्ट ऑफ जज इज नॉट सब्जेक्ट टू डिबेट इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, एकदम एक्सक्लूड हो जाएगा, बिकॉज उसके कंडक्ट को ये क्या कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, बट कब, जब उसके रिमूवल की बात होगी तब। तो दिस इज इनकरेक्ट। तो इस तरह से कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको देखो दिमाग जाने लगाना है भाई, मैं बोलूँगा कुछ बोलेंगे तो ये नॉट रेट में यहाँ पे कहाँ पे लिखा है, ओनली, एब्सोल्यूट वर्ड नहीं है यहाँ पे, है ना। सो इसलिए बोलता हूँ इस क्वेश्चन को छोड़ना बेहतर रहता है, बिकॉज यहाँ पे ये बोलना कैसा है समझ नहीं आता क्लियरली। ओके, सो तब भी यहाँ पे डिबेट कर सकते हैं, बिकॉज कुछ मैटर्स हैं जिसमें रिमूवल कर रहे हैं उसको, तो उस केसेस में उसका डिबेट कर सकते हैं। सो इट इज़ इनकरेक्ट। थर्ड है, अ पर्सन हु सर्व्ड एज जज ऑफ द हाई कोर्ट इज नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस बिफोर एनी अदर अथॉरिटी इन इंडिया। कोई भी जज बन गया है हाई कोर्ट का, इट इज़ नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस बिफोर एनी अदर अथॉरिटी इन इंडिया, नो, इट इज़ अलाउड। सो इट इज़ इनकरेक्ट, बिकॉज जो सीजीआई जो हाई कोर्ट के जज होते हैं वो बाकी सब मतलब एड हॉक जज के फॉर्म में उसको हम क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। सो ये इनकरेक्ट है। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ट्राइब्यूनल्स में अपॉइंट कर सकते हैं, है ना। खास करके तो हमारे पास जो इलेक्शन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन बनता है तो कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, ठीक है। सो देखो इसका मतलब क्या है कि जो रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के होते हैं उनको अपॉइंट नहीं कर सकते फर्दर, बट जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं उनको हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम काम करवा सकते हैं। सो इट इज़ इनकरेक्ट, बिकॉज ये हाई कोर्ट की बात करें, रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, सो दे आर अलाउड। फोर्थ है, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम देयर ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है।
तो करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट क्या जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा 1 और 4, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ना क्वेश्चन 38 है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट इन इंडियन जुडिशरी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे। सबसे पहले हुआ था ये 1783 के आसपास, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास और कलकत्ता हाई कोर्ट एक साथ बने थे। एस्टैब्लिशमेंट फेडरल हाई कोर्ट, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 के आसपास बना था। एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दी हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ये 1866 में बना था। एस्टैब्लिशमेंट दिल्ली हाई कोर्ट ये कब बना था, ये बना था 1966 में। और जो हाई कोर्ट ऑफ मद्रास बॉम्बे था ये कब बना था, ये बना था हमारे पास 1862 में। तो हमारे पास जो सीक्वेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारे पास 1, फिर 1 के बाद 3, फिर 2, फिर 4, 1 3 2 4 1 3 2 4, आंसर जाएगा सी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। 39 नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट रिसेंटली seen in the news, e-court mission mode project recently seen in the news, consider the following statement. Its objective is to develop and implement decision support system in district and subordinate court. बिल्कुल सही है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाने की बात करता है। द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। ये गलत है, बिकॉज जो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स होते हैं जिस स्टेट्स में वो इसके इम्प्लीमेंट करते हैं। सो करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 40 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू के बारे में हमको बताना है। इट इज़ एन इंडियन इनोवेशन टू द फील्ड ऑफ जुडिशियल रिव्यू। गलत है भाई, इंडियन इनोवेशन नहीं है ना, जो इंडियन जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो हम बोल सकते हैं इस तरह से। इट कैन बी यूज इन इंडिया टू एग्जामिन द कॉम्पिटेंसी ऑफ अथॉरिटीज विच मेड द लेजिस्लेशन। बिल्कुल सही है, इट कैन बी यूज इन इंडिया टू एग्जामिन द competency of authorities which made the legislation, judicial review। जो लॉ बनाते हैं उस लॉ को हम रिव्यू कर सकते हैं, इसीलिए क्या बोला, जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट इसको देख सकते हैं कि भाई ठीक से बनाया हो कि नहीं बनाया हो। पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन इंडिया कैन बी curtailed थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नो भाई, जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, और बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है जिसको हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कर्टेल नहीं कर सकते। सो हमारे पास करेक्ट क्या पूछा है, करेक्ट हो जाएगा हमारे पास बी 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी के बारे में बताना है। एवरी डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल इज टेकन बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट वोटिंग, नॉट 2/3, इट इज 3/4। ओके, दिस इज इनकरेक्ट। द वेटेज ऑफ द वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द काउंसिल इज मोर देन द वेटेज ऑफ द वोट ऑफ ऑल द स्टेट्स। गलत है भाई, कि सेंट्रल काउंसिल का जो वोट होता है 1/3 होता है और स्टेट का होता है 2/3, तो स्टेट का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेंट्रल। सो दिस इज इनकरेक्ट। द काउंसिल हैज़ टू मैंडेटली मीट एटलीस्ट वंस इन एवरी क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। बिल्कुल सही है, हर 1/4 मतलब हमारे पास फाइनेंशियल ईयर होता है 12 महीने का, 12/4 कितने महीने में, हर 3 महीने में मिलना पड़ेगा किसको, जीएसटी काउंसिल को। तो ये सही हो जाएगा। ऑल डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल मीटिंग हैव बीन टेकन बाय कंसेंसस इज नाउ नो। एक बार न्यूज़ में आया था कि वोटिंग हुई थी, ठीक है ना। सो दिस इज इनकरेक्ट, करेक्ट हो जाएगा सी, तो सी हो जाएगा आंसर ही हमारे पास। 42 नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, ट्रिब्यूनल हैज़ बीन क्रिएटेड बोथ एज ए सब्सटीट्यूट टू हाई कोर्ट एंड द सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट। बिल्कुल से, ट्रिब्यूनल जो होता है सब्सटीट्यूट भी है, एक अपने पास एक और चीज़ है, बट उनसे सबऑर्डिनेट होते हैं, ये नीचे होते हैं। द नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन मेक अपॉइंटमेंट टू ऑल ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया टू इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ द ट्रिब्यूनल। नहीं, इसकी बात की जा रही है कि हाँ नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन होना चाहिए अपॉइंटमेंट करने के लिए, बट अभी तक ये बनाया नहीं गया है। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, 1 हो जाएगा, 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सेटिंग डिस्प्यूट राइजिंग आउट ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिम्बल्स ऑफ पॉलिटिकल इलेक्शन सिम्बल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज, येस। Deciding on the disqualification of members of the parliament in case of defection। ओके, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर, ये इसका काम कौन सा, ये लोकसभा, ये तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा का काम है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। फर्स्ट होगा, सेकंड नहीं होगा। एनफोर्सिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन एंड पेनलाइजिंग एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट इट। बिल्कुल सही है। अपॉइंटिंग डिलिमिटेशन कमीशन फॉर रिड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ वेरियस असेंबलीज ऑफ लोकसभा एंड कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा गलत होगा, दूसरा गलत होगा, दूसरा गलत होगा, दूसरा सही होगा, पहला 3 सही हो तो हमारा सही ये, मतलब 4th भी गलत है।
अपॉइंटिंग डिटरमिनेशन कमीशन टू ड्रॉ, इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सो ऑर्डरिंग अ रिपोल इन इवेंट ऑफ यूज ऑफ वायलेंस टू इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ इलेक्शन, बिल्कुल सही है। ये रिपोल कराने का ऑर्डर देता है कब? जब हमारे पास पावर का इस्तेमाल किया हो, कोई आदमी ने ताकत का इस्तेमाल किया हो, इसीलिए तो सही है ये भी। विच आर द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ इन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। नीति आयोग का क्या फंक्शन है? एडॉप्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बिल्कुल सही है। प्रमोट कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अमॉन्ग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये भी सही है। एलोकेशन ऑफ मनी फॉर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, नहीं भाई, ये एलोकेशन ऑफ मनी में कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। एक्टिंग एज अ प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटर सेक्टरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इशूज, ये भी सही है। डेवलपिंग मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान एट द विलेज लेवल, ये सही है। हमसे कैट पूछा है, कैट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 2 4 5, 1 2 4 5। क्वेश्चन है 45 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के बारे में हमको बताना है। फाइनेंस कमीशन इज अ 5 मेंबर बॉडी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी 5th ईयर अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सी, हर 5वें साल में फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट किया जाता है, ये सही है। पार्लियामेंट कैन डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन, बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट क्या करता है? क्वालिफिकेशन के बारे में डिटरमाइन करता है फाइनेंस कमीशन का। थर्ड है, मेंबर ऑफ द कमीशन आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एंड कैन नॉट होल्ड ऑफिस अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। बोला था भाई, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स और CVC के मेंबर्स रीअपॉइंटमेंट किए जा सकते हैं। दिस इज इन कट, हमसे कट पूछा है, कट हो जाएगा यहाँ पे B 1 and 2 only in India. Question number 46, in India the National Green Tribunal can provide relief and compensation for environmental damage involving subject in which of the following legislation, NGT किस किस मैटर पे अपना नियम बना सकती है बोल रहा है। कैन प्रोवाइड रिलीफ एंड कंपनसेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, ठीक है। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, बिल्कुल सही है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, नो। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, नो। शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, FRA, नो। फॉरेस्ट एक्ट 2006, नो। पब्लिक लाइबिलिटीज इंश्योरेंस एक्ट 1991, बिल्कुल सही है, इस पर हमारे पास NGT काम कर सकता है। एंड वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस ऑफ 1977, इस पर काम कर सकता है। सो 156 हो जाएगा इसका आंसर C। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू Attorney General of India? He or she can take part in the proceedings of joint sitting of the Parliament. Yes, he or she can accept appointment as a director in any company with the permission of the Government of India. इसको छोड़ते हैं, पर देखते हैं आगे। He or she enjoy all the rights and privileges that are accorded to the member of the Parliament, बिल्कुल सही है। He or she represent the Government of India in any reference made to the Supreme Court under Article 143, भी सही है। तो 134 होना ही है, 134 होना ही है, तो आंसर हो जाएगा D, बिकॉज यहाँ पे 2 भी होगा। सो ही कैन एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी विद द परमिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यस। 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बी ऑर्डिनरली एडमिटेड बाय अ कोर्ट इन इंडिया? पिटिशन अगेंस्ट एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन, यस। डिनियल ऑफ पेमेंट ऑफ मिनिमम वेज टू वर्कर इन अ कंपनी, यस, इसको हम PIL के फॉर्म में ले सकते हैं अगर ये ठीक से उसको पेमेंट नहीं मिल रहा है तो। पिटिशन अगेंस्ट केमिकल फैक्ट्री दैट कंटामिनेट्स ग्राउंड वाटर, बिल्कुल सही है। पिटिशन अगेंस्ट पुलिस फॉर रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर अ केस, ये भी सही है। हमसे कैट पूछा है, कट हो जाएगा कट हो जाएगा A 1 2 3 4, सब के खिलाफ कोई कोर्ट अगर यहाँ पे ऑर्डिनरी कोर्ट केस एडमिट होता है उसको PIA के फॉर्म में लिया जा सकता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन is incorrect about the State Election Commission recently seen in the news? Establishment of the State Election Commission was first recommended by the Gadgil Committee on Policy and Program, बिल्कुल सही है। The commission is entrusted with the power to conduct election to the panchayat and municipality in the state, ये भी सही है। The State Election Commission of a state is an ex officio member of the Delimitation Commission set up under Delimitation Act of 2002 for the state, ये भी सही है। Administrative control over the State Election Commission is vested विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नो। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है ना,
उसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। सो इट इज़ इनकरेक्ट एंड इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, बिकॉज हमसे क्या पूछा, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है। 15 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आर सेट अप बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन विद 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। A verdict of the constitution bench can be overruled by a larger constitution bench only, बिल्कुल सही है। There can be only a constitution bench at a time। दूसरा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाता है, हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो तो हमारे पास आंसर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सो ये हमारे पास आंसर जाएगा बी, बिकॉज इट इज़ इनकरेक्ट एंड इट इज़ इनकरेक्ट। कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है भाई, इसको प्रेसिडेंट नहीं बनाता, CGI बनाता है इसको, CGI। ओनली वन नहीं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं।